Hello dear students, welcome back to lecture 3 of a chapter 2 functions of management part 4। आज हम प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप देखा था, आज हम देखेंगे एक लीडर बनने के लिए ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो कि ज़रूरी होती है। बच्चों, लीडर की जब हम बात करते हैं तो एक अच्छे लीडर के अंदर कई सारे ट्रेड्स, कई सारे स्किल्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब उसमें से हम यहाँ पर देखेंगे हर एक क्वालिटी जो है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है जो होनी चाहिए लीडर्स के अंदर। सबसे पहली चीज़ होती है उसकी एक बहुत ही अच्छी सी पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी। जब हम बात करते हैं गुड पर्सनालिटी की, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि दिखने में बड़ा हैंडसम या बड़ी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हमें चाहिए, लेकिन इसके अलावा IQ और EQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन यानी कि इमोशंस को मैनेज और उसको समझना, उसकी समझ जो है वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर गुड पर्सनालिटी में उसकी जो पर्सनालिटी है, एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए, यानी कि इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जो लोगों को आसानी से क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, एंड अप्रोचेबल, ऐसा इंसान जो इजीली अप्रोचेबल भी हो। गेन्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, अच्छी पर्सनालिटी का हिस्सा है जहाँ पर लोग उस पर भरोसा करें और उसकी इज्जत भी करें। मोटिवेट्स एंड अपलिफ्ट्स मोरल, मोरल यानी मेंटल हेल्थ, मेंटल सेटिस्फैक्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की होती है। तो यहाँ पर उसकी पर्सनालिटी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने वाली होनी चाहिए, उनके मोरल को बूस्ट करने वाली होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अ लीडर विद अ चेयरफुल एंड पॉजिटिव आउटलुक कैन अपलिफ्ट द मोरल ऑफ द टीम ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। एक अच्छा लीडर एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम पर भी अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेटेड और इनकरेज रख सकता है काम करने के लिए, तो ये उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस, थिंक्स क्रिटिकली एंड मेक्स साउंड डिसीजंस, जो बहुत ही ध्यान से सोच समझ के इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और फिर डिसीजन लेता है। क्विक टू लर्न एंड अडाप्ट, आसानी से सीख लेता है और बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज अपने आप को चेंज करने भी तैयार होता है। एनालाइजेज मार्केट ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिशन, मार्केट ट्रेंड को समझता है, कॉम्पिटिशन को समझता है, डिटेल में एनालाइज करता है और फिर अपने फाइनल डिसीजंस लेता है। Example, leaders like CEO must make strategic decisions about market trends, competition and future growth। तो जो CEOs होते हैं कंपनी के, ऑफ कोर्स वो मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन को समझकर ही फाइनल डिसीजंस लेते हैं, तो ये उनके इंटेलिजेंस वाली क्वालिटी बताती है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, टेक्स प्रोएक्टिव स्टेप्स विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, पहले से ही अपने आप को तैयार रखना, प्रोएक्टिव, पहले से ही आने वाली सिचुएशंस के लिए खुद को तैयार रखना। एनकरेजेस टीम मेंबर्स टू एक्ट, टीम मेंबर्स को एनकरेज करते रहना कि वो खुद भी कोई एक्शन ले, बार बार उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत ना पड़े। फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोल्यूशन, और ये मेक श्योर करता है कि आगे के लिए हमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, आने वाले प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के साथ तैयार रहना है। नेक्स्ट इज इनोवेटिव, थिंग्स क्रिएटिवली टू इम्प्रूव प्रोसेस, कैसे हम एक बहुत ह्यूज या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अडॉप्ट्स न्यू आइडियाज़ फॉर एफिशिएंसी, रिटर्न्स टू कॉस्ट वाला जो हमारा रेशियो है कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेटिव आइडिया के साथ आना पड़ेगा। जैसे इलॉन मस्क की अगर हम बात करें तो उसका जो विजन रहा है टेस्ला और SpaceX, ये एक बहुत ही इनोवेटिव क्वालिटी है इलॉन मस्क की। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो डिसीशंस लेने से कतराता नहीं है, बोल्ड डिसीशंस ले लेता है। इंस्पायर्स ट्रस्ट एंड अश्योरेंस, और जब डिसीजन लेता है तो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बनता है, लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। गेन्स सपोर्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, और ऐसी पर्सनालिटी है कि लोगों का भरोसा उनके ऊपर बनता है, उसी के साथ साथ स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट भी उन्हें मिलता है। A manager confidently presenting a controversial proposal to top management can win their approval। Confidently अगर आपने एक प्रपोजल रखा मैनेजमेंट के सामने, कॉन्फिडेंट हो, तो यही एक क्वालिटी है जो अल्टीमेटली आपके प्रपोजल के लिए एक बहुत बड़ी जीत का एग्जाम्पल साबित हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल, क्लियरली एक्सप्लेन्स गोल्स, एक्सपेक्टेशंस एंड फीडबैक, जो भी कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेशन स्किल, ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो क्लियरली अपने गोल्स को लोगों तक पहुंचाते हो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, जब आप क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके रिलेशनशिप्स और ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। एंड अवॉइड्स एनी फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सप्लेनिंग टाइमलाइंस एंड डिलीवरेबल्स टू अ टीम विद क्लैरिटी टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट XYZ डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, कौन कंप्लीट करेगा, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने के लिए कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है, हर एक चीज़ पहले ही बता दी गई है ताकि किसी तरीके का कन्फ्यूजन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए। तो इसे हम कहते हैं एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स।
नेक्स्ट इज कोच एंड गाइड, इन्वेस्ट इन टीम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर वो अपना वक्त देता है कैसे टीम को ग्रो कर सके, उन्हें और ज़्यादा डेवलप कर सके। प्रोवाइड्स मेंटरशिप एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एज अ मेंटर एक्ट करता है जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइड करता है, कई जगहों पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देता है। प्रिपेयर्स एम्प्लॉयज़ फॉर लीडरशिप रोल, अब ये नहीं सोचेगा कभी भी, उसको अपने पोजीशन का डर नहीं रहेगा कि अरे मुझे रिप्लेस करके कोई और आ जाएगा। अगर आपके अंदर ये खूबी है, आप जानते हो कि यू आर इररिप्लेसेबल, तो आपको इन चीज़ों से कभी डरना नहीं चाहिए। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ाने के लिए उनको लीडरशिप रोल्स के लिए क्या करते हो, तैयार करते हो। नेक्स्ट इज प्रॉपर जजमेंट, इवैल्यूएट्स सिचुएशंस एंड मेक्स फेयर डिसीजन, जहाँ पर अपने जजमेंट के बेसिस पर आप सिचुएशन को एनालाइज करते हो और सही डिसीजन लेते हो। अवॉइड्स कॉस्टली मिस्टेक, ऐसी कोई भी गलती नहीं करते हो जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़े। एलोकेट्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली, जहाँ पर रिसोर्सेज को भी इफेक्टिवली ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज किया जाता है और उन्हें एलोकेट सही तरीके से किया जा रहा है। अनफेयर डिसीजन यहाँ पर नहीं होता है। A leader deciding to allocate resources to the most critical department during a budget cut, अगर बजट कट किया गया है तो लीडर को लगता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, इसी को सबसे ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, तो वहीं पर वो फंड जो है वो देना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक फेयर जजमेंट करते हो। ह्यूमन स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग लैक करते हैं आज के ज़माने में। एम्पथाइजेस विथ एंड अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़, जहाँ पर आपके अंदर एम्पैथी होना ज़रूरी है। इंसान होने के लिए इंसानियत की ज़रूरत है बस, और कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए। वो इंसानियत तब होगी जब आप दूसरे इंसान को समझते हो, उसकी सिचुएशन को समझते हो। हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड टीम बिल्डिंग, जहाँ पर ये जो लीडर है इसका काम होता है किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ना कि उसे बढ़ाना, और ये मेक श्योर करना कि आप टीम बिल्डिंग पे काम कर रहे हो, आप लोगों को एक साथ लेकर उन्हें मिलजुल कर काम करना सिखाते हो। क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्क कल्चर, जहाँ पर आप कोशिश करते हो कि जो वर्क कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर आप लोग काम करते हो, वो इतना पॉजिटिव रहे कि अपने आप ही आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो विलिंगली काम करने आए ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, विच अल्टीमेटली मेक श्योर दैट दे आर not doing any wastage, they are not giving any excuses for absenteeism. A leader who listens to employees' personal challenges and offers flexible solution, employees के personal challenges को सुनता है, problems क्या face कर रहे सुनता है, और उसका solution भी उन्हें देता है। Next is administrative skill, plans, organizes and executes tasks efficiently, ensures a smooth workflow and goal achievement, delegates responsibilities effectively, make sure करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन सब सही से चल रहा हो। अब सिर्फ खुद ओवरलुक करने का काम नहीं करेगा, इसके अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को भी वो अपॉर्चुनिटी देगा कि वो यहाँ पर काम को सही तरीके से सीखे, ताकि एक स्मूथ वर्क फ्लो हो, गोल्स को अचीव किया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सही लोगों में डिवाइड की जाती है। Example, a department head efficiently delegating tasks to ensure project completion within deadlines. डिपार्टमेंट हेड ने टास्क दे दिया लोगों को कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन दी गई है, किसको क्या काम करना है बता दिया गया है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, सेट्स अ हाई स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर एंड वर्क एथिक, जहाँ पर एक हाई स्टैंडर्ड आपने रखा है कि इस स्टैंडर्ड के बिलो कोई काम नहीं करेगा। लीड्स बाय एग्जाम्पल, अगर आप एज अ लीडर लोगों को बोलते हो कि 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है, तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आपको भी 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है। तो आप अपने आप को एज एन एग्जाम्पल सेट करते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में। मेंटेन्स पंक्चुअलिटी एंड कमिटमेंट, टाइम पर आना, और उसके साथ साथ अगर आप उम्मीद करते हो मेरा एम्प्लॉयज़ कमिटेड रहे, तो उसके पहले आपको भी कमिटेड रहना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। A leader who always arrives on time and adheres to deadlines motivates the team to do the same. अगर आप खुद ही डेडलाइन पर काम नहीं करते हो तो आपकी टीम क्या ही आपके लिए मोटिवेटेड रहेगी काम करने के लिए। तो आप अपना कमिटमेंट, आप अपनी पंक्चुअलिटी मेंटेन करो, अल्टीमेटली आपको फॉलो करेंगे आपके फॉलोअर्स भी। पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आप एक लीडरशिप पोजीशन पर जब होते हो तो आपको 10 अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है और उनसे डील करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन बहुत ही कामली, पेशेंटली हैंडल करनी आनी चाहिए। मिक्स थॉटफुल डिसीजन, सोच समझ कर डिसीजन लेते हो आप। सपोज एम्प्लॉयज़ इन द लर्निंग प्रोसेस, और आप एम्प्लॉयज़ को उनके लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना। कुछ एम्प्लॉयज़ 5 दिन में भी सीख सकते हैं, कुछ होंगे जो 50 दिन में भी सही से काम नहीं सीखे, तो आपको यहाँ पेशेंस रखना पड़ता है उन्हें समझाने के लिए। बेस्ट एग्जांपल दिया यहाँ पर एक टीचर का, जो पेशेंटली अपने स्टूडेंट्स को कहती है ना, बेटा तुम मुझे 10 बार डाउट पूछो, 100 बार डाउट पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कितना पेशेंस रखती होगी वो टीचर, जब आपको 100 बार एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के अलग अलग तरीके ढूंढती है कि आपको वो कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। ये कुछ क्वालिटीज़ है एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ क्वालिटीज़ भी है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं बाकी की क्वालिटीज़ को आप अडेप्ट कर सकते हैं
एक अच्छे लीडर बनने की क्वालिटी जो है वो आपने फुलफिल हो जाएगी। तो ये सर्वगुण संपन्न क्वालिटीज है एक लीडर होने की। नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स थ्रू आउट द ग्लोब देखे गए हैं। इसके बाद कुछ सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही लिए गए हैं, तो उसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। पहले बात की जाती है जेफ बेजोस की, जो कि फाउंडर है अमेजॉन के, जिन्होंने एज एन ऑनलाइन बुक स्टोर के हिसाब से स्टार्ट किया था अमेजॉन को, और लेटर ऑन उन्होंने कई सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया। अब उनकी लीडरशिप में अमेजॉन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर बना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर अगर आज कोई है तो वो है अमेजॉन। अब ये रहा है जेफ बेजोस की लीडरशिप में। अब पढ़ते हैं इनके बारे में और डिटेल में। इनका जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रहा है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच यानी कस्टमर पे फोकस रहा है। कस्टमर जो है वो किंग है मार्केट का, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 1 क्लिक परचेज जैसा ऑप्शन रहा कि 1 क्लिक में आपने खरीदारी कर ली। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के ऑप्शन रखे। एक बार अगर आपने कोई एक शैम्पू देख लिया तो उसी से रिलेटेड जितने लोगों ने जैसे जैसे प्रोडक्ट खरीदे होंगे वो भी आपको बताते हैं। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन आपको देता है कि आपकी चॉइसेस, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट के सजेशन भी आते हैं। प्राइम मेंबरशिप जैसा ऑप्शन दिया गया है आपको। तो ये सब जो किया है वो इन भाई साहब ने किया है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए। अब इनकी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ लीडिंग टू इन्वेस्टमेंट। इन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। कहाँ? डिजिटल स्ट्रीमिंग जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियो में है, पब्लिशिंग किंडल जहाँ पर आप ऑनलाइन बुक रीड करते हो एक उनकी सब्सक्रिप्शन लेकर, और क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज। इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इन सर्विसेज को यहाँ इन एरियाज में इन्वेस्ट किया है। कल्चर ऑफ इनोवेशन, जहाँ पर ये एनकरेज करते हैं रिस्क टेकिंग और एक्सपेरिमेंटेशन को। जैसे हम देख सकते हैं स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के थ्रू इन्होंने कई सारे न्यू इनोवेशन लेकर आया है। तो ये इनोवेशन को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये जापानीज कॉन्सेप्ट जो है कैजान, जो कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। कॉस्ट कटिंग करते हैं, प्रोसेस ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और स्केलिंग ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर भी फोकस करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही प्रमोटेड स्मॉल एजाइल टीम्स विद डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग टू एनकरेज इनोवेशन। इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए ये डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के हाथ में दे देते हैं, जहाँ पर छोटी छोटी टीम्स अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। हर चीज़ में इनके इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो आते हैं सक्सेसफुल बिजनेस लीडर, वो है हमारे एप्पल के सीईओ टिम कुक, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एप्पल के ग्रोथ में 1998 से। इनकी लीडरशिप में एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है। $378 बिलियन जो था इन 2011 में वो बढ़ गया है $378 बिलियन से $3 ट्रिलियन 2024 में। अब इनका जो कंट्रीब्यूशन है एज अ सक्सेसफुल बिजनेस लीडर क्या रहा है? पहला तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लॉन्च ऑफ एडवांस्ड आईफोन के साथ साथ इन्होंने आईपैड, मैक मॉडल्स जो है, एप्पल वॉचेस, एयरपॉड्स इनको इंट्रोड्यूस किया है। तो रिलेटेबल प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा इन्होंने डेवलप किया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, ग्लोबल सप्लायर रिलेशंस टू इंश्योर क्वालिटी एंड मीट डिमांड। तो इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो रहा है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाए रखने के लिए। लीडरशिप स्टाइल जो है इनका कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जहां पर ये डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। डाइवर्सिटी, हर तरीके का एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, हर किसी को इन्वॉल्व किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर रिलीजन से, पर्टिकुलर रेस से इंसान को अलाउड नहीं है काम करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई इंक्लूडेड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। CSR जो है इनिशिएटिव्स जैसे कि डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल्स को यूज़ करते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करते हैं। तो ये इनकी CSR एक्टिविटीज़ है जिसे ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे सक्सेसफुल बिजनेस लीडर है जिनका नाम है इंदिरा नूई। इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने पेप्सिको को ट्रांसफॉर्म किया है पूरी तरीके से अपने परफॉर्मेंस विद पर्पस फिलोसॉफी के साथ, जो फोकस करते हैं फाइनेंशियल सक्सेस पे अलॉन्ग साइड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमाना है पैसा ऑफकोर्स, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। विजनरी लीडरशिप, इंटीग्रेटेड CSR विद बिजनेस गोल्स, इन्वेस्टिंग इन हेल्दियर प्रोडक्ट लाइन्स एंड सस्टेनेबिलिटी। CSR जो है बेसिकली उसको बिजनेस गोल के साथ इन्होंने अलाइन किया है।
Market expansion, which led PepsiCo's expansion into emerging markets, Asia, Africa, Latin America with localized strategy. तो मार्केट एक्सपेंशन एशिया, अफ्रीका, अमेरिकन मार्केट्स में ये एंटर होते हैं, लेकिन लोकलाइज्ड स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। लोकलाइज्ड स्ट्रैटेजी के लिए एक सिंपल सा मुहावरा है, जैसा देश वैसा भेस। तो जिस देश में जाते हैं, जैसे सर्व करते हैं, उनके लोकल कल्चर के हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। टैलेंट डेवलपमेंट, लीडरशिप मेंटरिंग के ऊपर फोकस करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर फोकस करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय को थोड़ा अच्छे से ट्रेन और डेवलप करो ताकि उसको फ्यूचर में आने वाली पोजीशन के लिए आप तैयार कर सको। यानी कि सीईओ, वीपी, एवीपी जैसी पोजीशन में बाहर से किसी को हायर मत करो, अपने पास ही टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ है उनको ही मेंटरिंग करो, उन्हीं को डेवलप करो, उन्हीं को उस पोजीशन ऑफर करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को बैलेंस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ थ्रू स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस। वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव्स, जहां पर वो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स देते हैं, पेरेंटल लीव पॉलिसी देते हैं और हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ को। तो इस तरीके से ये एक बैलेंस बनाते हैं अपने बिजनेस का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। नेक्स्ट, सक्सेसफुल इंडियन बिजनेस लीडर्स। जब हम बात कर रहे हैं, अब हम आते हैं इंडियन बिजनेस लीडर्स के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कुमार मंगलम बिरला जी का नाम है, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के ऑफकोर्स सीईओ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में इन्होंने ऑपरेशंस को एक्सपांड किया, इंटरनेशनल मार्केट में गए, टेलीकम्युनिकेशन में डाइवर्सिफाई किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज, कई सारे एरियाज ऑफ सर्विसेज को इन्होंने एक्सप्लोर किया है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव किया है। मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन्होंने अप्लाई की है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाया है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी काम किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट, वेरिन दे नेविगेटेड इकोनॉमिक क्राइसिस विद प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज। पहले से प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाकर रखना कि आने वाली किसी भी मुसीबत से हम डील कर सकें। टैलेंट मैनेजमेंट में ये लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, इनोवेशन और कंटिन्यूस लर्निंग को इंपॉर्टेंस देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जहाँ पर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होती है ताकि स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट जो है वो इनके ऊपर बना रहे। तो सारी ट्रांसपेरेंसी ही मेंटेन करके रखते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। नेक्स्ट जो सक्सेसफुल इंडियन बिजनेस लीडर है, उनका नाम है किरण मजूमदार शॉ, जो कि एक पायनियर है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो इन्होंने ढूंढा है, जो फाउंडर रहे जिस कंपनी के, उसका नाम है बायोकॉन, 1978 में। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशन बनाया है विद पेशेंट फर्स्ट स्ट्रैटेजी, यानी पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक हेल्थ केयर सोल्यूशन को डिज़ाइन किया है। बायोकॉन बनाए, जो कि एक ग्लोबल प्लेयर है, जो कि ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है। इनका CSR जो कहता है अफोर्डेबल ड्रग्स यानी कि मेडिसिन बनाओ, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में, जहाँ पर लोग उसको, उन दवाइयों को आसानी से अफोर्ड कर सके। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और स्कॉलरशिप्स देते हैं अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को। इन्वेस्टेड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड फोस्टर्ड एंड इनोवेशन ड्रिवन कल्चर इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को इन्होंने और ज़्यादा इनकरेज किया है, एक इनोवेशन लेकर आया है कम्प्लीटली बायोकॉन के थ्रू। नेक्स्ट जो हमारे सक्सेसफुल इंडियन बिजनेस लीडर है, जिनका नाम ही काफ़ी है, रतन टाटा, जो कि एक बहुत ही ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट रहे हैं। एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में इन्होंने टेटले, कोरस, जैगुआर, लैंड रोवर जैसे कंपनीज को जो है वो एक्वायर किया है। IT और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी बिजनेस को एक्सपांड किया है। R&D को बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि टाटा नैनो को इंट्रोड्यूस किया। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में शिफ्टेड टाटा ग्रुप फ्रॉम अ फैमिली रन बिजनेस टू प्रोफेशनली मैनेज्ड एंटरप्राइज। लीडरशिप का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक फैमिली बिजनेस रन होता था उसको उन्होंने शिफ्ट किया है प्रोफेशनली मैनेज्ड एंटरप्राइज में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पर ये ट्रस्ट, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। CSR, रूरल डेवलपमेंट में इन्होंने ज़्यादा काम किया। स्पोर्ट्स और आर्ट्स का प्रमोशन और सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव्स के ऊपर भी जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया है, फोकस किया है। तो इस तरीके से ये एक सक्सेसफुल इंडियन बिजनेस लीडर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ रिव्यू क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, जो कि आपके चैप्टर में से ही पूछे गए हैं, तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। हम आते हैं अपने फेवरेट पार्ट पर, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पर नाम ही दे रहा है कि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आना चाहिए सबसे पहले हमारे दिमाग में डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना,
तो अल्टीमेटली डायरेक्शन इज द राइट आंसर. In case of dash, the manager gives the same directions to all the employees doing similar activities. सारे के सारे employees similar activity कर रहे हैं तो हम उन्हें देते हैं unity of direction. Dash refers to extra payment over and above salary given to an employee as an incentive. Salary से ऊपर अगर कुछ extra दे रहे हैं incentives जैसा तो उसे हम बुलाते हैं bonus. Dash involves providing more challenging task and responsibility, job enrichment. Motivation enables to dash absenteeism among employees. Absenteeism को reduce करता है. And dash is one who takes all decisions by himself and expects to be obeyed by his subordinates. तो यहाँ पर ऑटोक्रेट जो होता है वो सारे डिसीजन खुद लेता है, सबॉर्डिनेट्स को इन्वॉल्व नहीं होने देता है. In case of dash leadership style, leader not only consults the subordinates but also allows them to take part in decision making. कंसल्टेशन के साथ साथ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना इज पार्टिसिपेटिव. अगर सिर्फ कंसल्ट करता है लेकिन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करता है तो वो कंसल्टेटिव होता है. अ लीडर शुड हैव गुड डैश स्किल्स सो दैट ही शी कैन डेवलप इफेक्टिव इंटर रिलेशंस विद अदर्स. ह्यूमन स्किल्स होना जरूरी है. जेफ बेजोस फोकस्ड ऑन डैश सेंट्रिक अप्रोच, जो हमने अभी भी देखा है तो उन्होंने फॉलो किया है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. Ratan Tata adopted a dash leadership approach in managing Tata Group. तो he has adopted a transformational style. एक family running business को उन्होंने क्या किया है, एक professional managed business में transform किया है. Now coming to true or false, directing function is all pervasive. That means it is applicable everywhere. Businesses, non-businesses, educational institution, charitable trust, NGO. So the statement is true. Sociocratic leadership style aims at creating a family atmosphere within the organization. Organization के अंदर एक family atmosphere create करने की कोशिश कर रहे हैं तो that is false. An effective leader should be a coach and a guide. True. Effective direction is possible if the managers adopt an appropriate style of leadership, which is true. Effective direction can be achieved when superiors take the decisions and instruct the subordinates to follow. False. Superior decision लेगा, subordinate follow करेगा तो ये effective direction नहीं हुआ. Supervision is an important element of direction. True. Leadership is the activity of influencing people to work forcibly in the organization. False. Forcibly, willingly they should be working. No coercion is used. In participative leadership style, only the leader is responsible for decision making. सिर्फ leader responsible है decision making के लिए तो it is false. Participative में सब include होते हैं. In laissez-faire leadership style, only the subordinates are responsible for decision making because the subordinates make the decision. False. The leader who follows laissez-faire style is respected as a fatherly figure in an organization. Here it is false. वो paternalistic style में होता है. Under paternalistic leadership style, leader gives complete freedom in decision making to subordinates. False. Final say leader का ही होता है. Consultative leaders always make decisions based on the consultations with the subordinates. कंसल्टेटिव लीडर्स जब भी डिसीजन लेते हैं तो कंसल्टेशन होता है, डिसीजन बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट. इट इज फॉल्स. पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल इज फॉलोड एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फॉल्स. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन. ट्रू. गुड वर्किंग कंडीशन इज एन इंपॉर्टेंट मॉनिटरी फैक्टर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज. अच्छा वर्किंग कंडीशन मॉनिटरी फैक्टर है. फॉल्स. इट इज अ नॉन मॉनिटरी फैक्टर. नाउ हियर कम्स आवर मैच द कॉलम. ओके, ये क्वेश्चन है, इसके नीचे मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन का मतलब होता है ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. मॉनिटरी फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन में आएगा हमारा मेडिकल अलाउंस. नॉन मॉनिटरी फैक्टर ऑफ मोटिवेशन में आएगा हमारा जॉब सिक्योरिटी. लीडरशिप जो फाइनली है, इट इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग योर सबऑर्डिनेट. सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो होता है, बेसिकली मैंने कहा था ब्यूरोक्रेट में याद रखना है सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन याद करो, रूल्स एंड रेगुलेशन. लेसेस फेयर लीडर जो होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है बाय दी सबऑर्डिनेट्स. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो होता है उसमें डिसीजन मेकिंग होता है लीडर का. किरण मजूमदार शॉ जो है बेसिकली इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस है बायोफार्मास्यूटिकल्स में, ग्लोबल प्लेयर इन बायोफार्मास्यूटिकल्स. एंड इंदिरा नूई जो है एडवोकेटेड ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑन कॉर्पोरेट ब्रांड. सो with this bachcho we have completed our chapter number 2, that is functions of management part 4.
तो किसी भी तरीके का डाउट या क्वेरी होगा तो मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन है, आप मुझे मेल करके मुझसे सवाल कर सकते हैं और जैसे ही मैं आपको मेल देखूंगी इंस्टेंटली यू विल गेट अ रिप्लाई। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के साथ। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।